हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चार लाइनें सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और अपने हौसले के उड़ान को एक नया आयाम देते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तरी पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, से देश के अधिकांश भाग के लिए शुष्क मौसम है। बताओ भैया, काल बैसाखी बोलते हैं, लू बोलते हैं, व्यापारिक पौने इनको कहते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ? बताओ भैया क्या होता है। देखिए, जो काल बैसाखी होती, पहले बेसिकली इसके भी समझ लीजिए। तो जो काल बैसाखी होती है इसमें तेज हवा, इसका कंपोनेंट जान लीजिए। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, समझिएगा, मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, मूसलाधार बारिश होती है। और इसके साथ इतने से नहीं काम होता, इसके साथ क्या होती है, ओलावृष्टि होती है। क्या होती है, ओलावृष्टि भी होती है। इनका मिक्स्ड जो रूप होता है वही आपकी क्या होती है, वही आपकी काल बैसाखी होती है। ठीक है, और जो इसमें ये होती कब है, ये बेसिकली जैसे फेमस तो बेसिकली ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये उत्तर भारत में जो है ये मई के महीने में ये बेसिकली बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं लू की। तो लू तो आप सभी को पता है कि जो लू है ये उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। और ये हवा कैसी होती है, तो ये बेसिकली धूल भरी प्रचंड हवा होती है। और ये जो हवा इसकी होती है ये उष्ण शुष्क हवाएं होती हैं। ठीक है, ये धूल भरी प्रचंड हवा होती है और उष्ण एवं शुष्क हवाएं होती हैं। ये बेसिकली जो उत्तर भारत का क्षेत्र है ये इसमें मई जून के महीने में आती नहीं कहते हम लोग लू बह रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक लू कहाँ बढ़ती है, सर्वाधिक लू कहाँ बहती है, तो ये बेसिकली बहती है राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ पे, राजस्थान के बाड़मेर में। बात क्लियर है। अब इसमें अगर आप कभी पूछे कि साहब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये वैसे अटलांटिक महासागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, और जो यूरोप के अन्य भागों में ये बहती हैं। ठीक है, यहाँ पूछा क्या, सर्दियों के मौसम में, तो ये बेसिकली क्या सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका व्यापारिक पौने सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसूनी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया क्या कहा जाता है। जो भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, आपको पता है जब भारत की जलवायु अगर आप केवल ग्रीष्मकालीन कहते हैं तो ग्रीष्मकालीन इन सेंस क्या होता है कि हमेशा गर्मी रहती है। शीतकालीन कहते हैं तो ये भी गलत बात हो जाएगी। इस जो भारत की जलवायु है ये बेसिकली मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु का जाता है। मानसून का जो प्रभाव है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। ठीक है, और इसका जो मानसून का समय होता है ये बेसिकली जून से आरंभ होता है। कब से, जून से आरंभ होता है और मध्य सितंबर तक चलता है। कब, मध्य सितंबर तक ये बेसिकली चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 से 120 दिनों तक ये वर्षा होती है। ठीक है, और ये लगातार कई दिनों तक वर्षा होती है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी हवाएं होती है? कर्क रेखा, परिवेशी समुद्र, हिमालय, या महासागरीय धाराएं? बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा, क्यों ऐसा होता है। देखिए आपको पता है कि जैसे इधर ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, इधर आपका चीन, तिब्बत, जो भी आप सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो हिमालय है ये इधर मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को, जो ठंडी हवाएं आती हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यहां से आए यहीं रुक गए ये लोग। ठीक है, इन पर्वतों के कारण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत जो सर्दी होती है वो हल्की होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो आपका हिमालय हो जाएगा। ये हिमालय, ठीक है, इसी के कारण समझ लीजिए वो सर्दी जो कम पड़ती है। तो यहाँ से जो
ठंडी हवाएं उठती हैं मध्य एशिया से, ये इनको बिल्कुल ठंडा कर देते, लेकिन हिमालय क्या है, पहरेदारी कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्या भैया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम अति विषम की बात करें तो मुंबई और चेन्नई में मौसम बेसिकली लगभग सेम ही होता है। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे चूंकि समुद्र के किनारे है ना, तो ये इनका मौसम लगभग सेम रहता है। बेसिकली कई कारण इनमें है, ठीक है। लेकिन इनमें जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है ये अति विषम प्रकार की यहाँ भी जलवायु पाई जाती है, यहाँ के लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। दरअसल अगर बात करें इसकी मुंबई और चेन्नई की, तो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का आप अनुभव कर सकते हैं। किस जलवायु का, उष्णकटिबंधीय जलवायु। किस जलवायु का, उष्णकटिबंधीय जलवायु का आप अध्ययन कर सकते हैं। बात क्लियर है। लेकिन दिल्ली जो समुद्र से बहुत दूर होने के कारण जो है अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पे क्या आती है, महाद्वीपीय जलवायु आती है। ये समुद्र से बहुत दूर है, महाद्वीपीय जलवायु से ये प्रभावित होता है, ठीक है। अनुभव कर सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ शहरों से घिरा हुआ, तो ऐसा कोई जल निकाय नहीं है जो इसे सर्दियों में गर्म कर सके और समुद्री जलवायु प्रदान कर सके। तो बेसिकली इसीलिए इन दोनों से क्या है, ये डिफरेंस ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये अति विषम प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु से घिरा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या भैया, विधायी मामलों में दोनों लोकसभा और राज्यसभा को विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त, संशोधन, संविधान, धन या समेकन। बताओ भैया क्या होता है इसमें क्या होगा। देखिए विधायी मामलों में लोकसभा और राज्यसभा को, जैसे चाहे संशोधन हो, चाहे संविधान की बात उस पर मुद्दे चर्चा करनी, चाहे समेकन हो, इन सब पे अगर बात किया जाए तो इसमें जो धन है यही बेसिकली इन दोनों को अलग करता है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं पेश होगा, हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसमें जो है लोकसभा की जो अध्यक्ष है उनकी अनुमति से पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की भी अनुमति इसमें सम्मिलित होती है। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 109, क्या अनुच्छेद 109 पढ़िए और 110 पढ़िए, इन दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। तो इन दोनों जब आप पढ़ेंगे तो लोकसभा को इसके विषय में संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो इसमें यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या मामला है, क्या कहा है कि विधायी मामले में दोनों लोकसभा राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी, यहाँ विधायकों ने विधेयकों होगा, ठीक है, विधेयकों। तो ये बेसिकली आपका धन विधेयक में शक्ति अलग से लोकसभा को प्राप्त हो, बाकी सब में तो कॉमन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न 6वां नंबर, अगला क्या भैया, जैसे देखिए ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति कहाँ की है, लखनऊ की है, आगरा की है, कानपुर की है, वाराणसी की। बताओ भैया क्या होगा इसमें, ब्रोकेड कहाँ का है। देखिए अगर हम बात करें जैसे लखनऊ की, तो लखनऊ में चिकनकारी है। क्या है, चिकनकारी, आप नाम सुनेंगे जो साड़ी के ऊपर होता है ना, कपड़े के ऊपर। आगरा का पेड़ा बड़ा मशहूर है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कानपुर में जो है चमड़े के लिए, चमड़े के सामान के लिए फेमस है। जो ब्रोकेड है ये बेसिकली जो है ये वाराणसी में फेमस है, ठीक है। ब्रोकेड जो है ये वाराणसी में ये है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी साड़ी ड्रेस मटेरियल दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और ब्रोकेड के कपड़े बड़े पैमाने पर जैकवार्ड करके पर बुने जाते हैं, ठीक है। जैकवार्ड तकनीक का उपयोग करके कई जटिल ट्रेपेस्ट्री डिजाइन बनाए, जैसे मान लीजिए ये आपका है तो यहाँ पे इसमें कई डिजाइन बना दिए, यहाँ बना दिए, ऐसे करके। तो वो बेसिकली ब्रैकेट में होता है। वाराणसी बनती, वाराणसी साड़ी और जो दुपट्टे होते हैं आप उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लेते भैया, क्या है अगला आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। 8 रूपों का हिस्सा है। अगर आप कभी जैसे भविष्य में प्रश्न बनता है कि 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो बेसिकली अभी बना तो नहीं लेकिन बनने के कगार पे, छऊ, ठीक है, ये बनने वाला है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे 8 नृत्यों की बात करें तो 8 नृत्य आप जान लीजिए। जैसे कथक, एक तो आपका कथक होता है, क्या होता है, एक कथक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कथकली, समझिए 8 लिख लीजिए, कथकली होता है। उसके बाद क्या होता है, भरतनाट्यम होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पर होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबको डिस्कस कर लेते हैं ना, भरतनाट्यम। फिर यहाँ होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होता है, ठीक है। फिर होता है मोहिनी अट्टम, क्या, मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दोनों राज्य, ओडिसी, मणिपुरी, और उसके बाद एक अंतिम है सतरिया, ठीक है, सतरिया। देखिए कथक की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है भैया, ये बेसिकली डांस है उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु,
नाडु, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम भैया आपका केरल का है, ठीक है। और अगर उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा। मणिपुरी, मणिपुर, ठीक है। और सतरिया आपका कहाँ पे है? ये आपका असम में है, सतरिया असम में, ठीक है। तो आप देख लीजिए मोहिनी अट्टम कहाँ पे है? मोहिनी अट्टम केरल में है, कथकली केरल में है, कथक आपका उत्तर प्रदेश, सतरिया आपका असम में है। तो इसमें बेसिकली क्या इसका पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। बताओ भैया किसका अध्ययन होता है तब ये कुंभ मेले का आयोजन होता है? देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये बात करते हैं बृहस्पति की, ठीक है। क्या? सूर्य, समझिएगा सूर्य, उसके बाद एक चंद्रमा की गति देखी जाती है और लास्ट में किसकी गति देखी जाती है? बृहस्पति की, इनकी गति देखी जाती है। उसके अध्ययन के बाद ही जो है ये सारी चीजें होती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार जो कुंभ का असाधारण महत्व जो है वो बृहस्पति का, अब यहाँ पे बृहस्पति है ये, और ये जब कुंभ राशि में घुस जाता है, किसमें? कुंभ राशि में जब ये प्रवेश कर जाता है तो सूर्य की मेष राशि में, सूर्य की कौन सी राशि? मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। जो कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला पूछा जाता है कहाँ कहाँ लगता है? जो कुंभ मेला है ये बेसिकली लगता आपका है 4 स्थान पे लगता है। कौन कौन से 4 स्थान है? पहला तो अपना प्रयागराज है, क्या? इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, बोलिए प्रयागराज है। उसके बाद हरिद्वार है, क्या है? हरिद्वार है। उसके बाद आपका उज्जैन है, क्या है? उज्जैन आपका है। उसके बाद नासिक में है, ठीक है, नासिक में है। तो ये बेसिकली 4 जगहों पे जो है ये आपका कुंभ मेला लगता है। कौन सा कुंभ? महाकुंभ मेला लगता है, ठीक है। और ये महाकुंभ होता कब है? तो ये बेसिकली हर 12वें वर्ष होता है ना, हर 12वें वर्ष। अब जो हर वर्ष लगता है वो होता माघ मेला, जो हर 6 महीने जो 6 साल लगता है वो होता अर्धकुंभ, और जो 12 साल लगता है उसको बोलते हैं महाकुंभ। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष बाद जो है कुंभ, जैसे अब पूछा जाता है, इसे हो सकता है प्रश्न पूछे, 6 वर्ष जो पहले अर्धकुंभ होता था ये हो गया कुंभ, 6 वर्ष में कुंभ, 12 वर्ष महाकुंभ ये हो गया है, ठीक है। और हर वर्ष माघ मेला हो गया है। बात क्लियर है? तो भैया ये यहीं तक था। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों के चाल के माध्यम से ही प्रयोग जो है हम जान पाते हैं कि माघ मेला या महाकुंभ कब लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां में क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट या एनालॉग? बताओ भैया क्या होगा इसमें? कौन सा है जो कंप्यूटर का प्रकार नहीं? देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए, यहां समझिए कंप्यूटर का प्रकार आप जान लीजिए कितने होते हैं। तो कंप्यूटर का प्रकार, ये कंप्यूटर प्रकार में तो आप लिखिए, जैसे होता क्या है, एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, जो एक होता है वो होता है एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आपका जो होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और जो तीसरा होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अब अगर अब कभी आपसे पूछे तो जो हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर है ये ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं, और इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण जो जैसे विद्युत गृहों में देखा सकता है, यहाँ ये तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। डिजिटल की बात करें तो ये जो है 0 से लेकर के 1 तक की तकनीकी का प्रयोग करती है। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम दे देती है, ठीक है। हाइब्रिड की बात करें जो है तो ये एनालॉग और प्लस डिजिटल, ये एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों की तरह कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम होते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका डिजिटल तो है, ये हाइब्रिड भी है, एनालॉग भी है। इसमें रिमोट जो है ये बेसिकली एक पार्ट है हार्डवेयर का ना, ये आपका ये कंप्यूटर कोई जो है पार्ट नहीं है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर के खोज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी अप्लाई की जाती है? बताओ भैया F2, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F4, ऑप्शन डी F5। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? देखिए अगर हम बात करें F2 की तो F2 जो है ये चयनित आइटम का, जो चयनित आइटम है, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के
लिए, ठीक है, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए है। F3 की बात करें तो F3 जो है, जैसे F3 की बात करें तो F3 का उपयोग जो है ये सर्चिंग के लिए किया था। कोई फोल्डर खो गया है तो SEARCHING सर्चिंग, खोजने के लिए किया जाता है। F4 का जो प्रयोग है ये एड्रेस बार प्रदर्शित करता है। जैसे कंप्यूटर खुल गया तो फाइल एक्सप्लोरर, क्या फाइल, जैसे यहाँ पे लिखा ना फाइल एक्सप्लोरर, विंडो के खुलने पर एड्रेस, ये आपके जो इंस्टेंट में 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इसीलिए मैंने उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और F5 का जो इस्तेमाल है वो जैसे रिफ्रेश करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने की बात कर रहे हैं ना, तो रिफ्रेश करने के लिए। चलिए इसमें अगर देखा जाए तो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है एक्सप्लोर फाइल या फोल्डर की खोज के लिए, तो खोज के लिए F3, 3 फॉर सिलेक्शन, ठीक है, सॉरी सर्चिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी अल हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या कहा था उन्होंने? आपको पता है जो हिंदी का विकास है, इसका जो हिंदी का विकास है वो बेसिकली किस शब्द से हुआ है? तो हिंदवी से हुआ है। और जो ईसा पूर्व तुर्की लोग थे वो क्या प्रयोग करते थे? हिंदवी शब्द प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी इसमें क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? प्रजापति, अश्वपति, मेघपति या नरपति? बताएं सर इसमें क्या सही होगा? देखिए अगर हम बात करें जैसे इसमें सबसे फेमस जैसे अश्वपति आप ले लीजिए, तो अश्वपति जो है ये दक्कन के सुल्तानों को, ठीक है, दक्कन के सुल्तानों को अथवा घोड़ों के स्वामी को, या तो दक्कन के सुल्तान या फिर जो घोड़ों के स्वामी, क्या घोड़ों के स्वामी को अश्वपति कहा जाता था, ठीक है। प्रजापति की बात कर लेते हैं तो बेसिकली जो है प्रजापति निर्माण करता थे, क्या थे? निर्माण करता थे, घर बना दिए और कुछ जो बना दिए, ठीक है। मेघपति चर्चाएं थी, इसमें बेसिकली राजा, जो राजा हैं इनको परंपराओं के साथ जो राय है इनको नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता है? नरपति, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 13 नंबर, लेकिन कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? नटराज मंदिर चिदम्बरम, ऑप्शन बी गुड़ेश्वर मंदिर सिन्नार, यहाँ सिन्नार होगा, ठीक है। सी है पलाई व नाथर मंदिर तंजौर, ऑप्शन डी है बृहदेश्वर मंदिर गंगाईकोंड चोलपुरम, ठीक है। चलो भैया बताओ इसमें क्या है। देखिए अगर हम बात करें नटराज मंदिर की, है ना, नटराज मंदिर आपका हो गया, उसके बाद पल्लवीनाथ मंदिर तंजौर हो गया, उसके बाद आपका बृहदेश्वर मंदिर है। ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये तीन के तीनों मंदिर जो हैं ये बेसिकली चोल शासकों ने ही बनवाए थे। किसने? चोल शासकों ने ही बनवाए थे, ठीक है, चोल शासकों ने ही बनवाए थे। लेकिन अगर हम बात करें गुड़ेश्वर या इसको गोंडेश्वर कहा जाता है, यह जो मंदिर है ये आपके यादव वंश के, कौन? यादव वंश के राजकुमार, यादव वंश के राजकुमार जो है, यादव वंश के राजकुमार कौन? यादव वंश के राजकुमार राज गोविंद ने क्या किया था? गुड़ेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बात क्लियर है। यह जो है नासिक के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? अगला है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? स्तूप कहते थे, जातक कहते थे, यष्टि कहते थे या छत्री कहते थे। देखो भैया अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप बेसिकली जो है ये बौद्धों में फेमस है, वो लोग अपना स्तूप बनवाते थे, वो कहते थे मूर्तिकला के विरोधी, तो स्तूप बेसिकली बनवाते थे, ठीक है। जातक जो है कथाओं का संकलन है जातक, ठीक है। अब यहाँ पे यष्टि की बात करें तो यही आपका यष्टि जो है ये आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। एसटी मतलब SC SC ST वाला ना समझ लेना, ठीक है। अब
बेसिकली आप इसको समझिए कि जो है ये साधारण अर्धकार गोला जो है ये स्तूप कहलाता था, ठीक है, जिसे बाद में अंडा कहा गया, ठीक है, इसको बाद में क्या गया, अंडा कहा गया। लेकिन अब इसमें है क्या कि ये अंडा बाद में कहा गया, अंडा के ऊपर छज्जे जैसी रचना हर्मिका कहलाती थी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे आपका स्तूप बन गया, ठीक है, और ये आपकी हर्मिका बन गई। क्या है, पहली बात तो ये जो अर्धगोलाकार टीले के रूप में विकसित हुआ, ये अंडा कहा गया। क्या कहा गया, इसको अंडा कहा गया। इसको क्या कहा गया, हर्मिका कहा गया। क्या कहा गया, हर्मिका कहा गया। और इस अंडे के ऊपर ये छज्जा जैसी रचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से उत्पन्न एक मस्तूल था, यहाँ पे एक मस्तूल ये, और इसी को क्या कहते थे, यष्टि कहते थे, ठीक है। हर्मिका से एक मस्तूल निकला था, इसी को कहते थे, यष्टि कहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या भैया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसको आप रट डाले होंगे, A 12, B 14, C 16 और उसके बाद डी ऑप्शन 20। बताओ भैया, अभी हम आज की क्लास में जो अभी इसके बाद वीडियो अपलोड होगी, इतिहास में हम 16 महाजनपदों का जिक्र करेंगे। आप उसको देख लीजिएगा, बहुत डीपली जाकर के जिक्र होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 16 महाजनपदों की बात हो रही है, ठीक है। कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या भैया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा। देखिए बात करें राजा राम मोहन राय की, इन्होंने जो है कई संगठन स्थापित किए और लोगों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए थे। लाला लाजपत राय जो है 1927 में, जो 1927 में जिस साइमन कमेटी का गठन हुआ था, फरवरी 1928 में जब वो भारत आया तो उसका विरोध करते करते इनको पर लाठियों का प्रहार किया गया, जिससे ये शहीद हो गए। और शहीद होते होते इन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे शरीर पर अंग्रेजी द्वारा पड़ी एक लाठी उनके शासन के ताबूत में एक कील साबित होगी, जो हुआ भी। आगे के CR दास ने 1923 में आपका जो है कांग्रेस से अलग हट करके एक पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो इसमें बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, उन्होंने इसमें योगदान दिया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। चलिए 17 नंबर लेते हैं। क्या 17 नंबर भैया, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता, गांधी वेवेल समझौता, गांधी लिथगो समझौता, गांधी माउंटबेटन समझौता। जाहिर सी बात है गांधी माउंटबेटन होगा, तो आजादी के टाइम होगा। लिथगो का बहुत पहले होगा, ठीक है। गांधी और वेवेल के बीच में भी आजादी के टाइम समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, जब जो 1930 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। जब ये समझौता हुआ उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए थे, ठीक है। इसी का बेसिकली परिणाम था, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप पंक्तियों को क्या कहा जाता है, समूह, बैच, सेट या आवर्त। बताओ भैया, आवर्त सारणी तो ऐसे होती थी, मान लीजिए जो भी आपने बनाया वो आवर्त सब हो गया, ठीक है। और सेट टाइप का कुछ था नहीं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे समझिए, अगर हम बात करें तो सबसे लंबा अगर बात करें तो आवर्त, जैसे ये आप बना लीजिए, ऐसे ही तो बनाते हैं। जैसे आप ये बना लिए तो हा और उसके बाद ही, ठीक है, ली, बे, ब, ठीक है। यहाँ से आपका सी, क, न, ओ, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आवर्त आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 19 नंबर बताओ भैया, ओम के नियम के अनुसार निर्णय लिखित में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए वी आर बराबर वी प्लस आई, ऑप्शन बी आर बराबर वी प्लस आई वी प्लस 1, सी बराबर आर बराबर वी प्लस आई वी बटे आई, और उसके बाद आर स्टार 1। देखिए भैया, जो ओम का नियम है, ओम का नियम जो है बेसिकली ये कहता है वी बराबर आई आर, ये तो कहता है। तो अगर इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए जो है, जैसे ये पूछ ले कि साहब इसमें आई क्या है, ठीक है, आर क्या है, तो यहाँ पे आर जो है, यहाँ का जो आर है ये एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, ठीक है, ये एक नियतांक है। तो बेसिकली जो है और इसमें अगर आर की बात करें तो आर जो है आपका चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है ये, ठीक है, चालक का प्रतिरोध है। तो इतने से काम आपका हो जाएगा। बेसिकली अगर बताएं तो आर बराबर, जिसमें इसमें बना आर बराबर
आर बराबर वी अपान आई होता है, ठीक है, आर बराबर वी अपान आई होता है। तो इसमें बेसिकली आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वी अपान आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला लेते हैं प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाह माई, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह शाह। बताइए इसमें क्या सही होगा। देखिए जो 1857 का विद्रोह था बेसिकली ये कानपुर में जब शुरू हुआ था तो वहाँ का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने वहाँ का नेतृत्व किया था, ठीक है। मुख्य जिम्मेदारी जो है अगर नाना साहब ने नेतृत्व किया था, जो लड़ने की जिम्मेदारी थी, लड़ने की जिम्मेदारी जो थी, लड़ने की जिम्मेदारी ये थी तात्या टोपे। आप नाम सुने होंगे, क्या? तात्या टोपे नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो तात्या टोपे की जो है लड़ने की जिम्मेदारी थी। फिर जो है झांसी की रानी जो थी, जैसे आपसे पूछे झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई यहाँ का नेतृत्व की थी, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार जगदीशपुर की बात करें, तो यहाँ से जो है आपके कुंवर सिंह आए थे। क्या आए थे? कुंवर सिंह आए थे, ठीक है। अगर हम लखनऊ की बात कर दें, कहाँ की? लखनऊ की बात कर दें, है ना, ख्वाबों का शहर लखनऊ की बात करें, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल हो गया, ठीक है, बेगम हजरत महल। अगर आपसे पूछे जो अपना इलाहाबाद है, क्या इलाहाबाद की बात कर दें तो बेसिकली इलाहाबाद में जो है वो आपके मौलाना लियाकत अली थे, ठीक है। कौन थे? मौलाना लियाकत अली जी थे, ठीक है, यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद आपसे पूछे बरेली, कौन पूछे? बरेली, है ना, बरेली हमारे बहुत मित्र हैं, संजीव भाई, कई भाई हैं, ठीक है। बरेली की बात करते हैं, यहाँ पे खान बहादुर खान है, खान बहादुर खान हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाइए, यहाँ दिल्ली की बात कर लें, कौन सी? दिल्ली की बात कर दें तो दिल्ली में आपका बहादुर शाह जफर था। इसके बाद इसको काले पानी सजा दे दी गई थी। बहादुर शाह जफर भी था। उसके बाद अभी वर्तमान का अयोध्या और पूर्व का फैजाबाद अगर आपसे पूछे, ठीक है, पूर्व का फैजाबाद, वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में अहमदुल्ला, मौलाना अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो दिल्ली बहादुर शाह जफर, फैजाबाद मौलाना अहमदुल्ला, ठीक है। आपके कानपुर की नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार का कुंवर सिंह, लखनऊ का बेगम हजरत महल, इलाहाबाद का मौलाना लियाकत अली, बरेली का खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें आप पूछा है कानपुर का तो नाना साहब, इसमें बेसिकली आप सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। देखिए सबसे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी है? स्कैपुला, स्टेपीज और फीमर, ठीक है। तो आपको पता है फीमर जो है ये जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है, ठीक है, जांघ की हड्डी है। और जो ये जांघ की हड्डी ये बेसिकली सबसे बड़ी हड्डी है। क्या? सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेपेज और स्टेपीज, इसीलिए इस टाइप के ऑप्शन दिए गए। स्टेपेज नहीं होता, क्या होता है? स्टेपीज होता है। क्या होता है? स्टेपीज होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपीज होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर बात करें स्कैपुला, आप पूछें क्या होता साहब स्कैपुला, तो बेसिकली स्कैपुला जो है जैसे मानव की अंश मेखला जो है, क्या? मानव की जो अंश मेखला के दोनों भाग, ये एक भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, इसके बीच को जो अलग होते हैं और प्रत्येक भाग में एक एक चपटी तिकोनी जो है ये अस्थि पाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? स्कैपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैपुला। ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। लेकिन बेसिकली सब छोटी हड्डी पूछा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में कौन सिद्धांत सबसे अधिक कौन सा तत्व, यहाँ पे कौन सा धातु आप कह सकते हैं, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, या इनमें से कोई नहीं? तन्य का अर्थात है जैसे मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, ठीक है। तो कौन इसमें आपका हो जाएगा? सबसे बात करें सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वो होती है सोना सबसे अधिक तन्य बोले तो आघातवर्ध है। क्या? आघातवर्ध है, ठीक है, आघातवर्धनीय सबसे ज्यादा होता है। यह जो है जो सोना होता है ये उष्मा व विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। उष्मा व विद्युत का क्या? सुचालक होता है। और ये वायु से क्रिया नहीं करती है। और जो सोने का शुद्ध 100% शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना ये बेसिकली कितने का होता है? ये 24 कैरेट का होता है, ठीक है,
हॉलमार्क का जो निशान होता है, कौन सा? हॉलमार्क का जो निशान होता है स्वर्ण धातु जो भी आप ही पहनते हैं उसके लिए होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे प्रश्न। 23 का क्या हो जाएगा? भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? देखिए, मैं आपको ऐसे हाईवे अगर बनाऊं, चतुर्भुज वाला हाईवे, तो आप ऐसे याद कर लीजिए DMCK। ठीक है, DMCK। यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मुंबई है। दिल्ली, मुंबई। यहाँ पे क्या है? चेन्नई है। यहाँ पे क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। देखिए अब इसमें देख लीजिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या पारदर्शी? बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करें जो है इसकी लेंस की बात करें, ठीक है, तो जो सबसे छोटा, अगर बात करें सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस इन द सेंस जैसे ऐसे होता है, आप इसको समझिए तो किनारे किनारे मोटा होता है और बीच में जो है वो पतला सा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। समांतर आने वाली किरणों को फैला, जैसे यहाँ से अगर कोई किरण आती है तो वो क्या करता है? ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है। इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी इसको कहा जाता है। अपसारी लेंस, अवतल लेंस तो ही है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस अगर किसी चश्मे में लग गया तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष, क्या? निकट दृष्टि दोष जो है ये दूर होता है। उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर से 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर में क्या भी है? 25 नंबर में आपका निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कयगा, नरौरा, कल्पक्कम या काकड़ापारा? बताओ भैया कौन सा हमारे यहाँ उपस्थित है? देखिए अगर हम काकड़ापार की बात करें तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे भैया? ये गुजरात में आपका है। उसके बाद कल्पक्कम की बात करें तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में आपका है। नरोरा की बात करें तो नरोरा आपका कहाँ पे है भैया? उत्तर प्रदेश में है। कयगा की बात करें तो कयगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। नरोरा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकड़ापारा गुजरात। तो इसमें आपका क्या पूछा? उत्तर प्रदेश में, तो नरोरा स्थित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? भारत में, चीन में, कनाडा में या रूस में? बताओ भैया। जो सबसे ऊंचा ज्वार है, कौन सा? सबसे ऊंचा ज्वार जो है ये बेसिकली कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये कनाडा में पाया जाता है। और कनाडा में ये फंडी की खाड़ी एक है। कौन सी खाड़ी? फंडी की खाड़ी। ये बेसिकली फंडी की खाड़ी में कनाडा में आता है। ठीक है, और कनाडा के नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रांसविका प्रांत के बीच में स्थित है। ठीक है, बेसिकली जो ये ज्वार होता है ये सूर्य, क्या? ये सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, किस कारण? आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति की कार्य घटनाएं होती हैं। ज्वार भाटा जो आ रहा है सागर में, ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार जो है कनाडा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्या है? ताना रिवर मांगवे निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, केन्या, श्रीलंका या ईरान? बताओ भैया कहाँ पाया जाता है? जो ताना रिवर मुंगाबे है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? ताना झील, आप ऐसे कह सकते हैं, ताना झील। ठीक है, ताना रिवर कोस्टेड मंगाबे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ताना नदी आप सुने होंगे, ताना नदी, ताना झील, ये जो भी आप सुने हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बेसिकली इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया जो ताना है। ठीक है, ये जो ताना नदी के जंगल में छोटे छोटे हिस्सों में पाई जाती है, तो ये बेसिकली ये पाई कहा जाती है, ये ध्यान देने के। तो ताना झील जो केन्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 27। 28 नंबर देखते हैं क्या है? विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित किस श्रेणी से घिरा हुआ है? देखो भैया अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण में किससे? जैसे ये आप ऐसे समझिए, भारत ऐसे है। ठीक है, भारत मान लीजिए ऐसे है, ऐसे हम बना दिए। ठीक है, एक मिनट, ऐसे हम बना दिए, ये आपका भारत बन गया। ठीक है, ये आपका भारत बन गया। अब ये कह क्या रहा है? ये कह ये रहा जैसे विंध्य पर्वत जो है
सो क्या कह रहा है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये विंध्य पर्वत के उत्तरी पश्चिम में, ये विंध्य पर्वत यहाँ पे अरावली पर्वत आप कहीं मिल जाएगा, ठीक है। और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, भैया यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये इस बीच में झारखंड भी है, इसी बीच में उत्तर प्रदेश भी है, इसी बीच में आपका जो है छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यही जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें ऑप्शन नंबर सी देखें, क्या ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा रेंज जो है ये बेसिकली इनको ये जो है किस श्रेणी से घिरा हुआ, तो ये विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 29 नंबर क्या भैया, पर्वत पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा। जो आपका कोरोमंडल तट है, जैसे आप इसको ये भी समझिए, ऐसे नक्शे से ही समझिए, ऐसे इतने समझ हो जाएगा। ये आपका है, ठीक है। जो कन्याकुमारी से, जैसे यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक जो है ये आपका कोरोमंडल है। क्या है, कोरोमंडल आपका है, ठीक है। कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक जो है ये आपका गोलकुंडा है, गोलकुंडा है, ठीक है। गोदावरी डेल्टा जो है, जैसे यहाँ से आपका जो गोदावरी डेल्टा है ये गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक जो है, उत्तर तटीय भाग तक ये उत्तरी सरकार तट है। तो बेसिकली कोंकण तट जो होता है ये गुजरात से गोवा तक, जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ये कोंकण तट है। कोंकण तट हो गया गुजरात से गोवा तक का, ठीक है। गोवा से कर्नाटक तक का जो है ये आपका केनरा तट हो गया। कौन सा, केनरा तट हो गया। और कर्नाटक से मंगलूर से लेकर के कर्नाटक से कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट होता है। कौन सा, मालाबार तट। ये देख लीजिए। तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगले पेपर में टेस्ट में जो चीज़ें रहेंगी हम नक्शा भी ले लिया करेंगे उसके लिए, आप समझाने के लिए। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है, चरमोत्कर्ष कहा जाता है, अनुक्रम कहा जाता है, पुरोगामी कहा जाता है, स्तर विन्यास कहा जाता है। बताओ भैया क्या कहा जाता है विभिन्न स्तरों को। अगर हम बात करें तो जैसे जो प्रजातियां हैं तो नहीं हम लोग बनाते हैं, चरमोत्कर्ष पे है, क्या कैसे है। तो बेसिकली अगर ये कहा जाए ऊर्ध्वाधर जो वितरण है, ऊर्ध्वाधर जो वितरण है उसको क्या कहा जाता है, ये कहाँ से जाता है, तो ये बेसिकली कहा जाता है अस्तर विन्यास। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका अस्तर विन्यास कहा जाता है। बात क्लियर है। चलिए 31 नंबर लेते हैं आपका, कहाँ पे अस्तर विन्यास, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अस्तर विन्यास, ठीक। 31 नंबर पे आते हैं। डाट 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 रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000-7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। क्या कहलाते हैं, पच्छाद मेघ, वर्षा मेघ, स्तरी मेघ या कपासी मेघ। बताओ भैया क्या कहलाते हैं, ये बताइए क्या कहलाते हैं। अगर हम बात करें 4000 से 7000 तक तो ये बेसिकली जो है आपके कपासी मेघ कहलाते हैं। क्या, कपासी मेघ कहलाते हैं। अगर आप कोई ये पूछे पच्छाद मेघ क्या होता है, तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघों की संरचना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अस्तरी मेघ की बात करें तो ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति आकाश को ढक लेता है। जो थोड़ी सी ऊंचाई पर आकाश को ढकता है उसको अस्तरी मेघ, और सबसे ऊपर जो उड़ रहा है उसको बोलते हैं आपका पच्छाद मेघ, है ना। तो इसमें बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कपासी मेघ, ठीक है। कपासी मेघ 4000-7000 मीटर तक पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को के रूप में जाना जाता है। परिस्थिति की क्षमता, परिस्थिति की दक्षता, परिस्थिति की आत्मसात। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका क्या राइट होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, परिस्थिति की दक्षता, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को परिस्थिति की दक्षता के रूप में जाना जाता है। यह एक इसकी परिभाषा है। परिस्थिति की दक्षता उस दक्षता का वर्णन करती है जिसमें ऊर्जा को एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड। सीधा पिरामिड, आंशिक पिरामिड, उल्टा पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या सही होगा इसमें। इसमें क्या सही होगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो बायोमास पिरामिड है ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये उल्टा पिरामिड है।
कैसा है ये उल्टा पिरामिड इस टाइप का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सीधा पिरामिड नहीं होता है, सीधा पिरामिड जो होता है नीचे से आप ऊपर जाता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट, सॉरी इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसमें इंडियन क्रिकेट नहीं होता। इनमें से कौन सा पश्चिमी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, वेदनांग्याल, घटप्रभा, जायकवाड़ी। बताओ भैया क्या होगा? जायकवाड़ी कहाँ पे है? तो भैया ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? घटप्रभा कहाँ पे है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद घटप्रभा जो है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वेदनांग्याल जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और समसपुर कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सीधे वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, यही आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैं सब दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर। जब पीटी होगा तो आपको एक क्वेश्चन लड़ता हुआ दिखा दूंगा यहीं से। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कहा जाता है EIOST। यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर, मतलब इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसको बोलते हैं समताप मंडल। ओजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और एक्सोस्फियर। यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो एक ओजोस्फियर तो है ही है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए किस मंडल में पाई जाती है तो ये आती है स्ट्रेटोस्फियर, ये होती है समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। ये वीडियो के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न सेम टू सेम हूबहू यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर भैया, हिंदी में लिखित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है? वायनाड एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या सही होगा इसमें? देखिए दिल्ली का हवाई अड्डा जो है, जो दिल्ली भारत का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली, ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हो रहा है। तो दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये 5495 एकड़ में फैला हुआ है ना। तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी यही है। कौन सा? दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हवाई अड्डा। 37 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा, कान्हा, पेरियार, दाचीगाम। बताओ भैया इसमें कौन सा नहीं है? देखिए अगर हम बात करें काजीरंगा कहाँ पे भैया, तो ये असम में है। ठीक है, कान्हा कहाँ पे है? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश। पेरियार कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, और अगर हम दाचीगाम की बात करें तो दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, J&K में पड़ जाता है। ठीक है, दाचीगाम यहाँ पड़ जाता है। तो अब जैसे आपसे पूछे कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो जो दाचीगाम है यही टाइगर रिजर्व नहीं है। हुआ क्या कि जैसे जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल या कश्मीर टाइगर द्वारा आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास है। अभी जैसे 54वां बना है तो 54वां भी उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते रहते हैं, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता है। 38 नंबर पे आते हैं। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? कैनोपी, श्रब लेयर, हर्ब लेयर या वन तल। बताओ भैया क्या कहलाती है ये? अगर हम बात करें इसकी, जैसे आप पूछे कैनोपी क्या होती है, तो ऊंचे वृक्ष के ऊपर की शाखाएं और पत्तियां जो वन भूमि पर छत का कार्य करते हैं। जैसे आप ऐसे बना लीजिए तो ये वन भूमि पर जो छत काम करे यही क्या? कैनोपी है। आप देखते होंगे जैसे कोचिंग वाले प्रचार करते हैं कैनोपी लगा करके, तो ये जो छत होती है इसे कैनोपी कहा जाता है। बात क्लियर है? हर्ब लेयर, हर्ब लेयर की बात कर ले रहे हैं तो हर्ब लेयर जो है ये वन में वनस्पति की परत जो झाड़ी की परत के ठीक नीचे, ये झाड़ी हो गई, इसके ठीक नीचे जो होता है इसी को हर्ब लेयर कहते हैं। ठीक है, और श्रब लेयर क्या होती है? इसे वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है यही क्या कहलाती है? श्रब लेयर कहलाती है। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के राष्ट्रीय उद्यान में से एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, खांगचकजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या सही होगा इसमें? देखिए
लाल पंडे की बात करें तो खांगचद जोगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान लाल पंडे के लिए होता है। ये है कहाँ पे, तो ये बेसिकली आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम नवेगांव की बात करें तो ये कहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का है। पापीकोंडा की बात करें तो ये कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। किसका, आंध्र प्रदेश का है। बात क्लियर है, महाराष्ट्र में नवेगांव, पापीकोंडा उद्यान आंध्र प्रदेश, खागचोंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। ठीक है, तो बेसिकली लाल पंडा के लिए ये फेमस है। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 39 नंबर। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वेलांचली अनूप वन, पर्वतीय वन, सी उष्णकटिबंधीय कंटक वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बताओ भैया क्या पाए जाते हैं? देखिए जो वहां पर जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर। क्या भैया, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां कौन सी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन या पर्वतीय वन। बताओ ये क्या होगा? ये बेसिकली आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ये चंदन है ये उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, वो भी सब्सक्राइब कर लें और आप भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।